जरा सोचिए, आप कहीं छुट्टी पर हैं और अगले ही पल आपकी पूरी दुनिया तहस-नहस हो जाती है। और ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे भयानक सिनारियो का विश्लेषण है जिसमें मिडल ईस्ट में एक पूरी जंग छिड़ जाती है। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो को, इसकी हर एक परत को बारीकी से समझते हैं। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी एक बहुत ही पर्सनल कहानी से। फिर हम देखेंगे कि खाड़ी में जंग कैसे भड़की, पूरी दुनिया पर इसका असर क्या हुआ, आखिर ये नौबत आई कैसे, और सबसे आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही करीबी एहसास से। कल सुबह तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। दुबई, जो शहर अपनी चमक दमक और स्थिरता के लिए जाना जाता है, वो अचानक एक जंग का मैदान बन गया। हुआ ये कि सुबह की फ्लाइट लेकर जैसे ही लैंड किया, पता चला कि दुबई में तो सब कुछ बदल चुका है। एयरपोर्ट पर धुआं ही धुआं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल। खबरें आ रही थीं कि बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को मार गिराया गया है और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिर रहा था। और सबसे डरावनी बात, कुछ परिवार वाले एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? ये अफरा तफरी मची क्यों? वजह थी एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक सैन्य अभियान। चलिए देखते हैं कि हाड़ी में ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और साफ कर दिया गया था कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये कई दिनों तक चलेगा। पहले ही दिन चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहरों पर बमबारी हुई। पर सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेने, उनके घर पर भी हमला हुआ, और कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी टीवी ने खुद उनकी मौत की खबर की पुष्टि कर दी। ये बयान इस हमले के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, मकसद था ईरान की पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर देना। और शुरुआती हमलों को देखकर ऐसा लग भी रहा था कि वो इसमें कामयाब हो गए हैं। लेकिन ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। जवाब तुरंत आया, और बहुत बड़े पैमाने पर आया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इसके तहत मिडिल ईस्ट में फैले 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पर ईरान का ये हमला सिर्फ फौजी ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहा, और यही बात इसे और भी खतरनाक बना देती है। उन्होंने सीधे सीधे आम नागरिकों के इलाकों को निशाना बनाया। दुबई, कुवैत, बहरीन, यहाँ 5 स्टार होटलों पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हमले हुए। तो अब ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रह गई थी। इसका असर, इसकी तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी, और खासकर भारत पर इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ रहा था। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, जिन खाड़ी देशों में मिसाइलें बरस रही थीं, वहां 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। ये किसी के भाई बहन हैं, किसी के दोस्त, किसी के माता पिता। लाखों भारतीय जिनकी जान सीधे सीधे खतरे में थी। इस पूरी जंग की शायद सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर ये थी। ईरान का एक शहर है मिनाब, वहां लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। और यह हमला दिन में हुआ जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। इसमें 100 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली गई। और इस तबाही के बीच इजराइल के ऑफिशियल सरकारी हैंडल से ये ट्वीट आता है। ये दिखाता है कि कैसे जंग के दौरान हर पक्ष अपने एक्शन को सही ठहराने में लगा था, जबकि जमीन पर बेगुनाहों की जान जा रही थी। अब इस जंग का एक और असर देखिए, जो सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। देखिए, भारत जो कच्चा तेल खरीदता है, उसका 50% से ज्यादा एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से होकर आता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और ईरान ने इसी रास्ते को बंद करने की धमकी दे दी थी। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता, तो ये भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तेल की सप्लाई ठप हो जाती, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच जाते, शिपिंग का खर्चा बेतहाशा बढ़ जाता, महंगाई काबू से बाहर हो जाती, और भारतीय रुपए पर इतना दबाव पड़ता कि वो बुरी तरह से कमजोर हो जाता। इस हमले की टाइमिंग ने भारत के अंदर भी एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी, क्योंकि हमले से ठीक 2 दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे से लौटे थे। तो विपक्ष ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या इस दौरे ने भारत की जो पुरानी न्यूट्रल रहने की पॉलिसी थी, उससे कोई गलत सिग्नल गया।
तो सवाल यह है कि ये सब क्या एक रात में हो गया? नहीं, इस भयानक जंग की नींव महीनों पहले ही रखी जा रही थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये हालात बने कैसे। तो देखिए, कहानी शुरू हुई दिसंबर 2025 में। ईरान की इकॉनमी पूरी तरह से बैठ गई। इसके चलते पूरे देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने इन प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और इसके जवाब में अमेरिका ने 2003 के इराक वॉर के बाद से मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी सेना तैनात कर दी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा। जंग से ठीक एक दिन पहले ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। सब कुछ तय लग रहा था, पर अगले ही दिन बमों की बारिश ने शांति की हर उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बयान इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। सोचिए, शांति बस एक कदम दूर थी, लेकिन डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद कर दिया गया और जंग का रास्ता चुन लिया गया। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इतिहास की गलतियों से कुछ सीख भी रहे हैं या बस उन्हें एक नए तरीके से दोहरा रहे हैं? जरा 2003 के इराक युद्ध और इस 2026 के काल्पनिक ईरान हमले के लिए दी गई वजहों को देखिए। आपको इनमें एक डरावनी समानता दिखेगी। दोनों बार कहा गया कि एक क्रूर तानाशाह को हटाना है। दोनों बार लोगों से शांति और आज़ादी का वादा किया गया। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। जब भी किसी बाहरी ताकत ने आकर किसी तानाशाह को हटाया है, तो नतीजा अक्सर और भी बुरा हुआ है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद क्या हुआ? देश बिखर गया, सिविल वॉर छिड़ गया और नए आतंकी संगठन पैदा हो गए। लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद क्या हुआ? वो देश आज भी एक फेल्ड स्टेट है जहां सिविल वॉर चल रहा है। और यही सबसे बड़ा डर है। क्या ईरान का हश्र भी इराक या लीबिया जैसा होगा? क्या एक तानाशाह को हटाने की कीमत लाखों लोगों की जिंदगी और पूरे देश की बर्बादी से चुकाई जाएगी? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना भयानक बना देता है।